आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारा 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था और उसमें हम लोग ग्रामीण विकास के बारे में बात कर रहे थे। बच्चों, जो आज की हमारी यूनिट शुरू होनी है 6.3, हमें ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत हमें साख और विपणन के बारे में पढ़ना है। क्योंकि जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग उसको शुरू कर चुके थे। समय समाप्त होने की वजह से हमें बीच में छोड़ना पड़ा। तो इस वजह से आज हम लोग साख मतलब आपका ऋण और विपणन मतलब बाजार, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत इनकी क्या स्थिति है और किस प्रकार आपका बने हुए हैं। तो बच्चों, हम लोग जो आपका हमारा मेन अपना चैप्टर था ग्रामीण विकास, हम उसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर में हमें जो गांव को विकास करना है, क्यों करना है और गांव को विकास करने की क्या जरूरत है, इसके विषय में हम लोग आपका पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और साथ में हमने ये भी देखा कि जो महात्मा गांधी की अपनी संकल्पना है, ये उनका अपना प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि हमें अगर वास्तविक रूप से भारत का विकास करना है तो बच्चों हमें अपने शहर के मुकाबले अपने गांव को विकास करना पड़ेगा। यानी कि हमें अपने गांव को डेवलप करना पड़ेगा। हमने उसकी स्थिति को भी पढ़ा था, क्योंकि 2/3 जनसंख्या आज भी भारत की गांव में निवास करती है। यह लोग हम चीज देख चुके थे। साथ में हमने हमारे देश में क्या स्थिति बनी हुई है तो आपका गरीबी की, उसके विषय में भी हम लोग आपका पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर के अंतर्गत ही हमने एक बहुत हल्की सी झलक चैप्टर नंबर 4 की भी पढ़ी थी। तो बच्चों, जहां से हमारा चैप्टर छूट गया था ग्रामीण क्षेत्रकों में साख एवं विपणन, वहां से हम लोग अपना चैप्टर शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी टीवी स्क्रीन की तरफ आकर बैठ जाइए। शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग अपनी टीवी स्क्रीन की तरफ। तो बच्चों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, हम लोग देख रहे थे यूनिट 6.3 ग्रामीण क्षेत्रकों में साख और विपणन, यानी कि आपका ऋण और बाजार की स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ तक हम लोग अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी हम लोग तो ज्यादा नहीं निकला है, तो हम इसको इससे आगे शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? साख की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए। कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि समय समय पर कृषि और गैर कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए प्रमुख रूप से पूंजी प्रयोग पर निर्भर करती है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि चाहे आपका कृषि कार्य हो या बच्चों चाहे आपके गैर कृषि कार्य हो, अगर हमें इन दोनों सेक्टर के अंतर्गत अगर हमें क्या करना है, उच्च उत्पादकता करनी है। उच्च उत्पादकता का मतलब है अगर हम चाहते हैं कि हमारा उत्पादन बढ़े तो हमें मुख्य रूप से किस चीज की आवश्यकता होगी बच्चों? आपका पूंजी की। पूंजी का मतलब हमें पैसे की आवश्यकता होगी। और उसी हम जितनी भी हमारा उत्पादन है वो किसके ऊपर निर्भर करता है बच्चों? आपका बच्चों पूंजी के प्रयोग पर आपका निर्भर करता है। तो यहाँ तक मैं मानता हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका था हूँ, आपको रिवाइज होगा। अब इससे आगे हम लोग आपका बच्चों पढ़ते हैं। क्लियर है? खेतों में बीज रोपण से फसल पकने के बाद तक आमदनी होने तक की अवधि बहुत लंबी होती है। अब देखिए, ये कह रहा है कि जब किसान आपके खेत में क्या करता है, आपके बीज रोपण करता है। बीज रोपण का मतलब है जब किसान अपने खेत में बीज लगाता है और जब उसको पकाकर बेचता है तब तक की जो अवधि होती है, अवधि का मतलब है बच्चों जब तक का समय होता है वो क्या होता है बच्चों? आपका बहुत लंबा होता है। कैसा होता है? बहुत लंबा होता है। इस कारण जो इस कारण किसानों को बीज, उर्वरक, औजार आदि के लिए ऋण लेना पड़ता है। अब बिल्कुल सही बात है, जो हमारे किसान हैं, अब जो इतना लंबा उन्हें समय जो आपका आपका ट्रैवल करना पड़ता है, उस समय जो आपका ट्रैवल हो रहा है उस समय के लिए क्या होता है बच्चों कि अब जो आपका किसान है वो अपनी फसल लगाएगा, उसको बोएगा, उसको बोने के बाद आपका बेचेगा, तब उसको पैसा प्राप्त होगा। लेकिन उसे क्या है कि अगर उसे अपनी फसल, अगर उसको क्या करना है, उसे आपका बीज लेना है, उर्वरक लेना है और खेती करने के लिए जो आपके औजार होते हैं, मशीन होती हैं, चीजें होती हैं, उसके लिए उसे क्या पड़ता है? आपका पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो वो पैसा कहाँ से लेता है? वो आपका ऋण के माध्यम से लेता है कि अब आप मुझे पैसा दे दो और जैसे मेरी फसल कट जाएगी तब मैं आपको आपका ऋण चुका दूंगा। यही नहीं, उन्हें अपने पारिवारिक निर्वाह खर्च और शादी, मृत्यु तथा धार्मिक अनुष्ठान के लिए कर्जे का ही सहारा आसरा है। अब देखिए, वो कह रहे हैं चाहे वो अपने पारिवारिक जो उनका अपना खर्चा होता है, फैमिली का जो भी एक अपना खर्चा है उसके लिए, अगर वो शादी कर रहे हैं या कोई मृत्यु हो जाए या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठानों का मतलब है बच्चों कोई अपनी पूजा पाठ, हवन वगैरह आपका करवा रहे हैं, तो इन सब के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है?
जो आपका ऋण है, जो आपका कर्जा है, उसका क्या लेना पड़ता है? आसरा लेना पड़ता है, यानी कि उसका सहारा लेना पड़ता है। यानी कि किसान के पास अगर पैसे की बात करूं तो किसान के पास पैसा केवल तब दिखाई देगा जब वो अपनी फसल को पकाने पर उसको बेचता है, अन्यथा उसे हमेशा ऋण का ही सहारा लेना पड़ता है। चाहे उसे फसल आपका बोना हो, घर में अपनी शादी करनी हो, या किसी की मृत्यु हो जाए, या अन्य कोई अपने पारिवारिक जो खर्चे होते हैं उन सबको पूरा करने के लिए उसे ऋण की आवश्यकता आपकी बच्चों क्या होती है? ऋण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीजें भी आप अपने घर में बहुत अच्छे से आप देख चुके होते हैं कि बहुत बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि कुछ समय से पहले कुछ ऐसी पारिवारिक घटना हो जाती है कि हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो उस पैसे की आवश्यकता के लिए हम अपने सगे संबंधियों से, साहूकारों से, या किसी जानकार से, या फिर बैंक के माध्यम से हम लोग पैसा लेते हैं कि आप हमें पैसा दे दीजिए, हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, ताकि हम उसका निपटान कर सके। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो किसान को एकदम अचानक रूप में मतलब पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के समय तक महाजन और व्यापारी छोटे सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों से बहुत ऊंची दर से ब्याज वसूलने और ऋण खाते में हेरा फेरी का ऐसा कुचक्र चलाते रहते थे कि वे कभी भी ऋण पासा से मुक्त नहीं हो पाते थे। आप देखिए, ये कह रहा है कि देखिए स्वतंत्रता हो गई, हम देश आजाद हो गए। देश आजाद होने के बाद भी, और चाहे उससे पहले की आप बात करें, देखिए महाजन होता है और आपके व्यापारी, ये ऐसे वर्ग होते हैं जो आपकी फसल को लेते हैं, और आप मतलब आप फसल लेते हैं, आप इनको बेचते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप जो अनाज है आप इनसे ही खरीदते हैं। अब होता क्या है, जो आपके छोटे किसान होते हैं, सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास आपकी भूमि नहीं है, जो आपकी मजदूरी करते हैं, अब उन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो वो लोग क्या करते हैं, इन महाजन और जो आपके व्यापारी हैं, ये इनके पास आते हैं कि आप हमको क्या करिए, हमें आवश्यकता है, हमें आप पैसा दीजिए। तो ये ऋण देते हैं, और ऋण कैसी ब्याज दर पर? बहुत ऊंची ब्याज दर पर। ऊंची का मतलब है बच्चों, ऐसी ब्याज दर की अगर मान लो इन्होंने 100 रुपए आपका ऋण के रूप में लिए, तो इन्हें महीने का 10 से 12 रुपए आपका चुकाना पड़ेगा। और होता क्या है, जो आपका गरीब वर्ग होता है, जितना वो कमाता है, वो इस ऋण का, ये जो आपका ब्याज है, इसको चुकाता रहता है, और वो कभी मूल ही नहीं चुका पाता, क्योंकि जो उसकी उच्च दर होती है, किसकी बच्चों? ऋण की, वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं। और ऋण दर बहुत हाई होने की वजह से, उच्च होने की वजह से, और फिर दूसरा, अगर वो चुका भी पाते हैं तो वो अनपढ़ होते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं होते। तो जो उनमें ऋण में जो खातों में क्या करते हैं ये लोग महाजन, आपकी हेरा फेरी कर देते हैं। हेरा फेरी का मतलब घुमा देते हैं कि नहीं, आपका ऋण जमा नहीं हुआ है, इतने पैसे बचे हैं। ऐसे करके उसको क्या कर लेते हैं, अपनी जाल के अंदर इसको चीजों को घुमा लेते हैं, और वो व्यक्ति आपका पूरा जीवन वो ऋण चुकाता चुकाता मर जाता है, और वो ऋण नहीं चुकता। देखिए, इस चीज को आप एक बहुत छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर आप पुरानी पिक्चरें देखेंगे, जो आपकी फिल्म है, उनमें इस चीज को बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि एक जमींदार होता है, उसके यहाँ किसान काम करते हैं, और जमींदार के पास वो क्या करते हैं कि कोई उन्हें मजबूरी मर जाती है, तो उसके लिए वो पैसा लेने जाते हैं किसी साहूकार के पास। फिर वो सब पैसा लेता है, वो उसका पैसा ब्याज नहीं चुका पाते, तो साहूकार जो होता है या व्यापारी उनकी जमीन छीन लेता है, उनकी गाय खोल के ले जा लेता है, घर में से कोई बर्तन उठा के ले जा लेता है। तो ये वो ही स्थिति है जब भूमिहीन किसान या फिर आपका जो सीमांत किसान है, उनका ब्याज, उनका मूल ना चुकाने पर वो अपनी जमीन तक, अपनी संपत्ति तक खो देते हैं। उसका कारण है क्योंकि उनका बहुत हाई रेट जो उनका ब्याज दर होता है, वो उसके कारण ये सब चीजें होती हैं। और आप इसको, ये आपको जो पुरानी पिक्चरें हैं, फिल्म है, उनमें ये स्टोरी बहुत आम रूप से आपको देखने के लिए मिलती थी। क्लियर है? अब इससे आगे देखते हैं। भारत में 1969 से 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ कर इस व्यवस्था का एक बड़ा बदलाव लाने। अब देखिए, कह रहे हैं कि भारत ने क्या करा, इतनी ईस्वी में क्या करा, एक सामाजिक बैंकिंग आरंभ की। क्लियर हो गया? ऐसी बैंकिंग जिसमें क्या था, इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने। यानी कौन सी व्यवस्था बच्चों? यही वाली, कौन सी? ऋण वाली व्यवस्था, जिसकी हम लोग आपका बात कर रहे हैं, इस व्यवस्था के अंतर्गत। क्लियर हो गया? ठीक है ना? का प्रयास किया। अब उन्होंने क्या करा कि इस जो ये आपकी व्यवस्था बनी हुई है कि जिसके अंदर आम आदमी फंस जाता है इस ऋण के कुचक्कर में, और वो जीवन भर निकल नहीं पाता, और वो ब्याज ही ब्याज चुकाता है। यानी कि जितना वो अपना कमाता है वो सब ब्याज के रूप में उसको दे देता है।
आगे देखते हैं। ग्रामीण साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहु संस्थाएं व्यवस्था का सहारा लिया गया। अब देखिए, करे कि जो ग्रामीण में आपकी ऋण की आवश्यकताएं थी, उनकी पूर्ति के लिए क्या करा गया, क्या गया, बहु संस्थाओं की आपकी व्यवस्था की गई कि बहुत सारी ऐसी आपकी संस्था होंगी, उनका सहारा लेंगे जिसके माध्यम से हम लोग ग्रामीण में, जो गांव में क्या है, ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। क्लियर हो गया। आगे चलकर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, देखिए एक बैंक की स्थापना होती है बच्चों, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, हम जिसको क्या बोलते हैं, नाबार्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, नाबार्ड। क्लियर होगी, की स्थापना की गई। अब देखिए, अब इसी को ध्यान में रखते हुए एक बैंक बना दी जिसको हमने बोल दिया नाबार्ड। क्लियर हो गया, ठीक। अब नाबार्ड आपकी बन गई, इसकी स्थापना हो गई, किसके लिए, ग्रामीण शाखों, यानी कि जो गांव के ऋण की आवश्यकता है उसके लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था थी। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि जो भी आपकी ग्रामीण, बच्चों ध्यान दीजिए, ग्रामीण वित्त व्यवस्था यानी कि गांव के पैसे के लिए आपके सामने क्या थी, एक शीर्ष संस्था थी। शीर्ष मतलब बड़ी संस्था थी। क्लियर हो गया। हरित क्रांति ने भी ग्रामीण शाख, अब बात कर रहा है ग्रामीण शाख तथा भूमि विकास बैंक सम्मिलित हैं। अब क्या कह रहा है कि इसमें जो आपकी हैं भूमि विकास, जो आपकी बैंकें हैं, इसमें क्या है, आपकी सम्मिलित है। ये सस्ती ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण की आपूर्ति करना चाहती हैं। अब देखिए, इन जो बैंकों का आपका मेन उद्देश्य, चाहे आपकी नाबार्ड हो, चाहे आपकी भूमि विकास बैंक हो, इनका मेन पर्पस क्या था बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो बनी है, जिसको हमने नाबार्ड बोला, और जो आपकी भूमि विकास बैंक बनी है, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है। इनका प्रमुख उद्देश्य वही है कि जो किसानों को अपनी ऋण की आवश्यकता होती है, उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो किसी साहूकार व्यापारी के पास जाते हैं। क्लियर हो गया। अब वो क्या करते हैं, उसको उच्च दर पर क्या देते हैं, आपका ऋण देते हैं, जिससे वो व्यक्ति उस ऋण दर में फंस जाता है। अब सरकार क्या कर रही है कि अगर अगर किसी को ऋण लेना है तो वो इन बैंकों के पास जाए, और बैंकों के पास जाने के पास उन्हें ये क्या मिले, ये सस्ती ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण की आपूर्ति कराना चाहती है। यानी कि अब ये देखो, ब्याज तो ये बैंक भी लेगी, लेकिन कैसी लेगी बच्चों, सस्ती ब्याज दर पर, यानी कि बहुत कम ब्याज रेट पर उन्हें क्या मिलेगा, आपका पैसा मिलेगा। ऐसा इनका लक्ष्य रखा गया है। मान लीजिए वो लोग 10% ले रहे थे, तो ये लोग 1% लेंगे। तो ऐसे रखकर ये चीजें आपकी चलाई गई थी। हाल ही में औपचारिक साख व्यवस्था में रह गई कमियों को दूर करते हुए स्वयं सहायता समूह का भी ग्रामीण साख व्यवस्था में प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि औपचारिक साख व्यवस्था न केवल अपर्याप्त थी बल्कि ग्रामीण ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन का सूत्रपात किया है। अब देखिए, अब उन्होंने क्या करा कि जब कुछ चीज आपका ऐसी थी बच्चों कि जो आपकी ऋण व्यवस्था, जो आपकी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, कुछ कमी थी, तो उस ऋण व्यवस्था के अंदर इन्होंने क्या करा, जो आपके स्वयं सहायता समूह होते हैं, उन स्वयं सहायता समूह को क्या करा, ग्रामीण साख व्यवस्था में उनको ले आए कि आप क्या करें कि हम आपको यहाँ लेके आ रहे हैं, ताकि अगर जो भी कुछ आपकी कमी है वो उनकी आपकी क्या हो, आपकी पूर्ति कराई जा सके। ठीक। और इससे क्या हुआ, ये एक बहुत बड़े परिवर्तन का सूत्रपात हुआ, यानी कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म, आपका चेंज हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसने ग्रामीण विकास के विभिन्न घटकों को उत्पादक ऋणों की ओर उन्मुख कर विविधता प्रदान की है। अब देखिए, जितनी भी ये चीजें आई हैं, इन चीजों ने क्या किया है, जो आपका ग्रामीण विकास है और ग्रामीण विकास के जो अलग अलग जो आपके घटक हैं, उन घटकों को क्या करा है, उत्पादक ऋण की ओर बढ़ाया है, और उसमें विविधता लाई है कि अगर चीजें मिलेंगी, आपको ऋण मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, तो जो अन्य घटक है, जो अन्य फैक्टर हैं,
उनमें क्या होगा, उत्पादकता मिलेगी और उसमें भी कैसी होगी, विविधतापूर्ण होगी। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं। आज ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में अनेक बहु एजेंसी संस्था जैसे कि व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे हम बोलते हैं आरबीआई, सहकारी बैंक तथा सामुदायिक विकास की पूरी तरह से समन्वित साबित हुई हैं। क्या हुई हैं बच्चों? पूरी तरह से समन्वित साबित हुई हैं। अब आप देखिए बच्चों, अब आपको देखने के लिए मिलेगा, जब आप कहीं जाओगे तो कहीं आपको वाणिज्यिक बैंक मिलेगी, लेकिन कुछ आपकी क्षेत्रीय बैंक होंगी, जैसे लिखा होगा ना उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? कुछ क्षेत्रीय बैंक होती हैं, कुछ आपकी कमर्शियल होती हैं जिनका काम व्यापारिक होता है, जैसे पीएनबी, एसबीआई, ये आपकी कमर्शियल बैंक हैं। कुछ आपकी क्षेत्रीय बैंक होती हैं और कुछ सामुदायिक लोगों से जो कुछ आपके लोग मिलकर बनाते हैं, कुछ ऐसी बैंकें होती हैं। तो ये क्या होती हैं? ये सब कहीं ना कहीं हमको ऋण उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करती हैं, ताकि जो हम ऊंची ब्याज दर है उससे हमें मुक्ति मिल सके। क्लियर हो गए? उनसे हमें निजात पा सके, ऐसी कोशिश रहती है। चूंकि इसके लिए ऋणाधार की आवश्यकता थी, और क्या थी उनकी, जो ऋणधार है जिन्हें गिरा प्राप्त करना, उन्हें क्या थी, आवश्यक थी। अतः बहुसंख्यक ग्रामीण परिवारों का एक बड़ा अनुपात इससे अपने आप वंचित रह गया। अब देखिए, कह रहे हैं कि जो अब है, जो आपके बहु बड़ी संख्या में जो आपके ग्रामीण जो आपके परिवार हैं, उनका एक बहुत बड़ा जो अनुपात कैसे रह गया है, अपने आप वंचित रह गया है। अपने प्रत्येक सदस्य में न्यूनतम अंशदान द्वारा, देखिए कि क्या कहा, जो आपका प्रत्येक मेंबर है जो उसका न्यूनतम अंशदान द्वारा सदस्यों में कम अनुपात में मितव्ययता की भावना बढ़ता है। अब कह रहे हैं कि अगर सदस्य में न्यूनतम अनुपात कम है तो मितव्यय की भावना बढ़ती है कि नहीं, ऐसा नहीं, ये चीज है, ये नहीं, आपका ये चीज है। तो कहीं ना कहीं अलग एक निगेटिविटी के रूप में वो आपकी चीजें हमें मिल जाती हैं। तो बच्चों, अब तक जो हम लोग आपका देख रहे थे, उस साख नियंत्रण के अंतर्गत हम लोग यही जानने की कोशिश कर रहे थे बार बार कि आप देखते थे कि जो आपका पुराना आपका जो समय था, उस समय के अंदर अगर कोई आपका ऋण लेता था तो उसको ऋण लेने के लिए जमींदार आपके साहूकार के पास जाना करता था, और वो साहूकार बहुत उच्च दर पर आपको ऋण देते थे। चाहे आप अपनी कृषि के लिए बीज लेने जा रहे हैं, उर्वरक के लिए जा रहे हैं, या कोई आकस्मिक ऐसी मृत्यु या कोई दुर्घटना या कोई अन्य चीज आपके परिवार में हो जाए, अगर आपको तत्काल पैसे की आवश्यकता है तो आप उच्च दर पर इनसे ऋण ले लेते थे। और ऋण लेने का तो इनका जो ऊंचे ब्याज दर थे उनको चुकाने में सारा जीवन निकल जाता था। और कुछ साहूकार और ऐसे व्यापारी थे जो आपके खाते में ऊपर नीचे करके झोल झाल कर कर क्या करते थे, पूरे जीवन आपसे ब्याज लेते रहते थे, और व्यक्ति उस कुचक्कर में फंस जाता था, और जिससे व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता था, और अपनी कमाई सारी जितना भी वो अपना पूरा जीवन कमाता था वो इस माध्यम से दूसरों को दे दिया करता था। तो अब तक हम ये पढ़ चुके हैं, अब हमें इससे आगे आपका देखना है, तो सभी ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान देते हैं। इस प्रकार एकत्र राशि में जरूरतमंदों सदस्यों को ऋण दिया जाता है। अब देखिए, जिन्होंने अनुपात के रूप में पैसे में राशि इकट्ठी करी है, जिस भी माध्यम से हुई है वो, चाहे उसमें सरकार के द्वारा आपकी फंडिंग की गई हो या फिर जो लोगों ने अपने रूप से करी है, उनमें क्या है, उसकी जो राशि इकट्ठी हुई है तो उससे क्या करेंगे, जो आपकी नीडी जो आपके मेंबर हैं उनको क्या दिया जाएगा, आपका ऋण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बच्चों? ऋण दिया जाएगा। उन ऋण की राशि छोटी छोटी यानी कि आसान किस्तों में लौटाई जाती है। अब अगर वो आपको राशि लौटानी है तो आप कैसे लौटाओगे बच्चों? ध्यान दीजिए, जो आपकी छोटी छोटी जो आपकी आसान किस्तें बनेगी में आप क्या कर सकते हैं, आप उनको लौटा सकते हैं। क्लियर है? ब्याज दर की भी उचित रखी जाती है, यानी कि देखिए पैसा तो आपको ब्याज पे मिल रहा है, लेकिन जो आपकी जो उसकी दर होगी, जो उसका रेट होगा, इंटरेस्ट होगा, वो क्या होगा, उचित रखी जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि बहुत हाई रेट पर आपको ऋण मिलेगा। क्लियर है? मई 2019 तक 54 लाख महिलाओं स्वयं सहायता समूह, देखिए बच्चों किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्वयं सहायता समूह की बात कर रहे हैं, जो आपके गांव में एक बहुत सफलता के रूप में आपका ग्रुप उभर कर आ रहा है। अब इसमें क्या करती हैं, जो जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको पहले भी बता रहा था
कि इसमें क्या होता है कि कुछ लोग मिलकर एक अपना समूह बनाते हैं और उसमें कुछ अपनी सेविंग ऐड करते हैं। उस सेविंग को हम किसी को ऋण पर देते हैं, तो उसका ऋण क्या होता है, बहुत कम पर होता है, या कोई मेंबर उसको आपका उस पैसों को ले लेता है और वो उसको आसान किस्तों में उसको चुकाता रहता है। तो इससे क्या होता है, जिसको आवश्यकता है पैसे की उसको पैसा भी मिल जाता है, और उस सहायता समूह को क्या मिल जाता है, उसके बदले में जो पैसे जमा कर उसमें कुछ आपके ऋण राशि या ब्याज राशि भी उसको मिल जाती है। तो इसमें बताया कि मई 2019 तक 54 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG में लगभग 6 करोड़ महिला सदस्य हैं। अब देखिए कितनी हो गई हैं बच्चों, 6 करोड़। अब एक अच्छी खासी आपकी आपकी क्या हो गई है, संख्या हो गई है। क्लियर होगी क्या हो गई है, देखिए 6 करोड़ महिला सदस्य हैं लगभग। अब देखिए अच्छा खासा एक आपका अमाउंट बताया है कि जो आपका 10 से आपका 15,000 रुपए प्रति जो स्वयं सहायता समूह जो है SHC, और इसके अतिरिक्त 2.5 लाख प्रति SHG को परिक्रमी निधि के रूप में सामुदायिक निवेश सहायता कोष CISF का सर्जन किया जाता है। अब देखिए इतनी सारी महिलाएं ऐड हो गई और प्रत्येक महिला जो उसकी मेंबर हो लगभग उसको इतने पैसे आपके मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त इतने लाख रुपए का जो स्वयं सहायता जो समूह है, जो उसकी परिक्रमी निधि है, उसके रूप में आपका निवेश कर उस कोष का सर्जन किया जाता है, उसका कोष को बनाया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों। तो यानी कि अब आपको गांव को अगर आपको डेवलप करना है तो गांव के डेवलप करने में और ऋण के रूप में एक नया ग्रुप उभर कर सामने आ रहा है, उसका नाम है स्वयं सहायता समूह। और अधिकतर ये स्वयं सहायता समूह आपके महिलाओं के द्वारा ही हमारे गांव में आपका चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ में बहुत अच्छे रूप में सफलता रूप में हमारे सामने उभर कर आ रहा है। अब देखिए कुछ सहायता समूह के अंदर क्या है, कुछ आपके काम भी किए जाते हैं। जैसे कुछ आपकी घरेलू जो आपकी महिलाएं हैं उनमें क्या करती हैं, वो लोग किसी को अचार बनाने में एक्सपर्ट हैं, कोई पापड़ बनाने में एक्सपर्ट हैं, कोई आपकी मिट्टी के बर्तन बनाने में एक्सपर्ट हैं, कोई आपकी जो आपकी लकड़ी होती है उनसे आपकी टोकरी बनाने में एक्सपर्ट हैं, कोई आप कढ़ाई सिलाई में एक्सपर्ट हैं। तो उनको वो बनाती हैं, उन सामान को सहायता समूह बाहर ले जाकर शहरों में बेचते हैं, उनसे पैसा मिलता है और वो पैसा उन तक महिलाओं तक पहुंचता है। तो ये भी एक बच्चों आज की तारीख में रोजगार का बहुत अच्छा साधन बन चुका है। क्लियर है। तो ये तो मैंने आपको बस वैसे ही बता दिया, मुझे ध्यान आया कि स्वयं सहायता समूह के किस तरह से अन्य कार्य हो रहे हैं। चलो अब इससे आगे देखते हैं। जिसके फलस्वरूप आय सर्जन हेतु महिला सदस्य स्वरोजगार अपना सकती हैं। देखिए वही बात कर रहे हैं कि जब वो पैसा कमाएंगी और रोजगार होगा तो क्या होगा, उनका स्वरोजगार होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक इस प्रकार की साख उपलब्धता को अति लघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है। यानी कि जिस प्रकार से ये आपका पैसा आपको मिल रहा है या जिस प्रकार प्रक्रिया चल रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अति लघु साख कार्यक्रम। क्लियर है बच्चों, क्या बोलते हैं, अति साख लघु कार्यक्रम। तो बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक रहा उसमें हम ग्रामीण साख के बारे में देख रहे थे, और ग्रामीण साख में हमने देखा कि किस प्रकार से ऋण की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार में कुचक्र में व्यक्ति फंस रहा है, उससे मुक्त कराने के लिए सरकार ने आपका कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की, और साथ में जो आपके स्वयं सहायता समूह हैं उसके द्वारा भी क्या कर रहे हैं, गांव की साख को नियंत्रण करने के लिए अनेक प्रयास आपके बच्चों किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के में आपका समय समाप्त होता है और आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।